नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष भी अपने सवालों को लेकर के तैयार है। सदन में लाए जाएंगे 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में 2 अहम प्रस्तावों को लेकर के हंगामेदार रहने के आसार हैं सदन में। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर हो सकता है इस सदन में, और इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि आज की ये कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं आज, जिसको लेकर के तर्क वितर्क हो सकता है। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विपक्ष आज पूरी तरीके से तैयार है अपने सवालों को लेकर के, अपने तर्कों को लेकर के। तो इसी के मद्देनजर ये कह सकते हैं कि आज की जो विधानसभा की कार्रवाई है वो हंगामेदार हो सकती है। तो वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सदन के पटल में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे और इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस पर तर्क वितर्क हो सकता है, और जिसके चलते आज का ये दिन काफी हंगामेदार रह सकता है। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। सदन के पटल पे 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, जिसको लेकर के विपक्ष घेरने की कोशिश कर सकता है। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष भी घेरने की कोशिश करेगा, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और फिलहाल विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी है। दोपहर 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा, जिसमें पक्ष, विपक्ष और अन्य निर्दलीय विधायक सरकार से सवाल करेंगे और मंत्री उसका जवाब देंगे। उसके बाद शून्यकाल की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो विधानसभा में आज कई बिलों पर चर्चा होगी, साथ ही कई मसलों पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो विपक्ष के विधायक है वो सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो कई जो मसले हैं उनको लेकर सरकार पर कह सकते हैं कि हमलावर रहेंगे विपक्ष के सदस्य, और जाहिर सी बात है सदन की कार्रवाई आज की हंगामेदार रह सकती है, क्योंकि आज प्रश्नकाल, शून्यकाल, तमाम चीजें हैं वो सदन के विधायी कार्य में हो रहे हैं। जी दिनेश, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के आज सदन में चर्चा हो सकती है? कल जिस तरह बिजली की बड़ी कीमतों को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया था, तो आज अपराध है या अन्य जो मसले हैं राजस्थान सरकार के खिलाफ, उनको लेकर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, लेकिन वो ध्यानाकर्षण या किसी पर्सन या फिर कोई और मसले के जरिए ही उठाए जा सकता है। जी, अगर दिनेश आज के 2 अहम प्रस्तावों की बात करें तो वो किस तरीके से रखे जाएंगे, क्या कुछ है उनमें? दिनेश से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल शुरू हो गया है, और इसके साथ ही सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार होगा सरकार को घेरने के लिए। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही पक्ष विपक्ष के साथ निर्दलीय विधायक भी विधानसभा में शामिल होंगे। कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा, चर्चा की जा सकती है, तर्क वितर्क किया जा सकता है आज के दिन, और जिसे देखते हुए आज की कार्रवाई काफी हंगामेदार हो सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रश्नकाल शुरू हो चुका है, 12 बजे तक चलने वाला है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज का दिन काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और विधानसभा के पटल पर 2 अहम प्रस्ताव भी आज रखे जाने हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए अहम मुद्दों की, अहम विषयों की, तो वो कौन कौन से होने वाले हैं वो आपको बता दें। बढ़ती बिजली की कीमतों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है।
तो चलिए अब आपको विधानसभा से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर सदन पर कार्रवाई चल रही है। परिपत्र जारी हुआ तो ये 2019 से लेकर 19/4/2021 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी थे जो इस लाभ को लेने से वंचित रह गए, उनके बारे में सरकार की क्या मंशा है और सरकार उनको अलग से चिन्हित करके उनको ये लाभ दिए जाने की मंशा रखती है क्या, ये स्पष्ट करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जो भर्तियां हो चुकी और उस समय जो प्रावधान नहीं थे उनको कैसे कौन कर सकता है। इनकी भर्तियां नहीं हो रही थी, विज्ञापन जारी हो गए थे, साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनके मैंने नाम बता दिए, उनमें हमने दोबारा विज्ञप्तियां जारी कर दी। लेकिन जो काम हो चुका है 1 साल बाद तो वैसे भी इसमें बैकलॉग की प्रावधान नहीं है, इसलिए जितने भी मतलब भर्तियां हो चुकी है उनको वापस खोलना संभव नहीं है। अगला प्रश्न श्रीमती जाहिदा खान। क्वेश्चन नंबर 427। अल्लाह साहब। एक, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कामा में जुलाई 2021 तक चिन्हित सभी 231 टूटे ऑब्लिक झुके जर्जर पोलों को बदल दिया ऑब्लिक ठीक कर दिया गया है एवं 320 स्थानों पर ढीले एवं जर्जर विद्युत तारों को बदला ऑब्लिक कसा गया है। क्षतिग्रस्त विद्युत तंत्र को समय समय पर चिन्हित कर ठीक किया जाता है। 2, विद्युत तारों को भूमिगत करने के कार्य में वित्तीय लागत अत्यधिक आती है। विद्युत लाइनों का निर्माण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत किया जाता है ऑब्लिक किया गया है। कामा शहरी क्षेत्र में वर्तमान में ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जो सूचना उनको अधिकारियों ने दी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसके बाद भी कई हादसे हुए हैं। तो मैं दूसरा ये पूछना चाहूँगी कि आज के दिन तक ढीले व जर्जर तारों से कितनी मौतें हुई, कितनों को मुआवजा दे दिया गया है और मुआवजा की राशि क्या है। और दूसरा मैं अभी पूछ लेती हूँ, बिजली के बिलों में आई हुई अनियमितता को। ये अगला रेलेवेंट प्रश्न नहीं है, बी रेलेवेंट जी। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सर। रेलेवेंट था जी कि कितनी डेथ प्लीज। प्रश्न संख्या 428। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जी हाँ, जयपुर में संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट आय पर संलग्न है। खंड 2, प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें वर्तमान में यथास्थिति के आदेश प्रभावी हैं। खंड 3, जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार में अतिक्रमणों को चिन्हित कर नगर निगम जयपुर द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिनकी जोनवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि यूनेस्को द्वारा जब जयपुर शहर के परकोटे को विश्व विरासत में शामिल किया गया था तो राज्य सरकार ने कुछ वादे वहाँ पर किए थे, तो वो वादे क्या थे और उन पर आपने क्या कार्रवाई की? दूसरा मेरा प्रश्न है कि परकोटे पर अतिक्रमण के लिए न्यायालय ने जो स्थगनादेश दिया है, इसको हटवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में बताएं। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि परकोटा 15 किलोमीटर था, वो अब 9 किलोमीटर उसमें से गायब हो गया, तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? और चौथा प्रश्न है कि आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर विधानसभा की कार्रवाई जारी है। विधानसभा में सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है और ऐसे में सदन में लाए जाएंगे 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और उसके साथ ही प्रश्नकाल लगातार जारी है। इस दौरान विभिन्न मसलों को लेकर के अपनी बात रखी जा रही है। विपक्ष भी तैयार है अपने सवालों को लेकर के और जिसके चलते हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। और इस समय जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के बातचीत चल रही है सदन में, वो थे
बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर के और इसके साथ ही जो नौकरियां सरकार की तरफ से दी जानी थी, क्योंकि बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत थी, लगातार यही वादे और दावे किए जा रहे थे और ऐसे में कितना काम हुआ है इसी को लेकर के विपक्ष अपने सवालों को आज सदन के पटल पर रखेगा। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पर जो है उसकी पालना नहीं हुई। पालना न होने पर जो है एक ब्रिजमोहन जागीर के द्वारा फिर दोबारा अवमानना की पे जो है वो एक रिट जो है वहां पर लगा दी गई उच्च न्यायालय में। उसमें दो बातें थी, एक तो चोमू हाउस के आसपास का जो अतिक्रमण था, एक तो उसके लिए लिखा उन्होंने और दूसरा परकोटे के लिए लिखा। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 28/10/2010 को ये पारित किया कि कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम के निर्देश में ये एक कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी में उन्होंने उच्च न्यायालय ने डिविजनल कमिश्नर को रखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डायरेक्टर आर्कोलॉजिकल एंड म्यूजियम जयपुर, कन्वीनर इनटेक विमल चौधरी एडवोकेट और वीरेंद्र डांगी। और ऐसे करते 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 उन्होंने 11/2/15 को एक जजमेंट पेश किया और जजमेंट में उन्होंने लिखा कि इसमें इसी के अलावा उन्होंने 7-8 पॉइंट लिखे जजमेंट में कि ये काम करने पड़ेंगे आपको। उसमें परकोटे के पुनर्निर्माण में 2 वॉल्यूम इस कमेटी के द्वारा जो पेश किए गए वहां पर, उसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कह दिया कि अधिवक्ताओं के भी विचार इसमें शामिल कर लिए जाएं। नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कह दिया कि परकोटे के 5 किलोमीटर की परिधि पर सभी प्रकार के निर्माणों पर रोक लगा दी जाए। निर्माण का मतलब नए निर्माण पर। तीसरा उन्होंने दे दिया कि 5 किलोमीटर के अंदर निर्माण पर अनुमति ये दे दी जाए, परिधि में कर दी जाए। और दूसरे लिख दिया कि टोटल ही कर दिया जाए। और चौथे में लिख दिया कि परकोटे व उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर के अतिक्रमण को की पहचान कर 4 हफ्ते में ये रिपोर्ट करें। और 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली उन्होंने कि कौन कौन से अतिक्रमण हैं। नगर निगम न्यायालय को चिन्हित अतिक्रमणों को नोटिस देगा और नोटिस की सूचना जो है वो सारा का सारा उच्च न्यायालय को देगा। तो उसमें करीब 1868 जो अतिक्रमण थे उनकी सूची जो है माननीय न्यायालय में पेश कर दी गई। 6ठा पॉइंट था कि परकोटे की सुरक्षा व संरक्षण के लिए स्पेशल सेल गठित किया जाए। तो स्पेशल सेल जो गठित हुआ उसके लिए उन्होंने कह दिया कि साहब सूचना, ये स्पेशल सेल जो कुछ भी करेगा उसकी भी सूचना उच्च न्यायालय को दे दी जाए। अब आता है उसके बाद में फिर ये आखिरी पॉइंट जिसमें उन्होंने लिखा कि जयपुर के नागरिक, सारे नागरिक परकोटे के 5 किलोमीटर की परिधि में अतिक्रमण व अवैध निर्माण की सूचना परकोटे का जो सेल बना है उसको देंगे और स्थल का निरीक्षण कर न्यायालय और अभियोजन न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि इन लोगों को दंडित किया जा सके, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद 2015 में उन्होंने फाइनल ऑर्डर दे दिया। 2010 के बाद फाइनल ऑर्डर दे दिया। ये फाइनल ऑर्डर आदेश ये दे दिया कि 11/2/15 को दिया कि इसकी पालना की जावे और 15/5/15 को से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और पूर्ण रूप से ध्वस्त किए जाने की अनुपालना जारी रखने के निर्देश दे दिए गए। फाइनल ऑर्डर ये कर दिया उन्होंने। इसके बाद 2015 11/2/15 और 21/4/15 में नगर निगम जयपुर के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक SLP दायर कर दी। SLP दायर कर दी, वो SLP की सुनवाई हो गई। सुनवाई होकर के वो SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज करते वक्त अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ये निवेदन किया कि हुजूर आप ये तो देखो, इसमें तो नगर निगम के द्वारा जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने जमीनें बेच दी 15 फीट के अंदर। ये किस तरीके से होगा?
तो सुप्रीम को उसके सारे आर्गुमेंट सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ठीक है, फिर आप इस बात को उच्च न्यायालय में ले जाओ। उच्च न्यायालय में चले गए। उच्च न्यायालय में चले गए और उच्च न्यायालय के द्वारा फिर 22/2/16 को यह पारित कर दिया गया कि नगर निगम ने इसी बीच में उसको रेगुलाइज करने के लिए 15 फुट के अंदर अंदर जो निर्माण हुए और जो अतिक्रमण हुए उनको रेगुलाइज करने के लिए एक प्रस्ताव बना लिए। वो प्रस्ताव जो है वो उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए। उच्च न्यायालय उस पर नाराज हो गए, कहा कि तुम प्रस्ताव बनाने वाले कौन हो, तो तुम रोकने वाले कौन हो, तो कुछ नहीं, मानी नहीं जाएगी ये बात। और जो है इस तरीके से कुल मिलाकर के 22/9/16 को उन्होंने फाइनल ऑर्डर कर दिया कि साहब इस तरीके से सारे अतिक्रमण हटेंगे, तुम्हारा प्रस्ताव ना खारिज किया जाता है। उस बात को लेकर के नगर निगम राज्य सरकार के पास गया। राज्य सरकार और नगर निगम ने दोनों ने आपस में तय कर लिया कि दोनों एसएलपी कर दो। उच्चतम न्यायालय में वो एसएलपी कर दी। उच्चतम न्यायालय ने सुनकर के स्टेटस को का स्टे दे दिया जो आज तक विद्यमान है। कुल मिला के बात ये है। अगला प्रश्न, अब आप इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल। मन से हो गया। अब कोर्ट में इससे क्या बात करेंगे? सब सही नहीं। आप प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट। अगला प्रश्न नारायण बेनीवाल, आई विल नॉट अलाउ इट। प्रश्न संख्या 429। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री फसल मंशा नहीं है। डोंट पुट द वर्ड इन योर माउथ। आई विल नॉट अलाउ इट। बैठे बैठे सीनियर आदमी हो और कमेंट कर रहे हो स्पीकर है। मैं कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट। ये इस तरह की परंपरा को मैं सहन नहीं करूंगा कि एक सीनियर लीडर अध्यक्ष के ऊपर बैठे बैठा कमेंट करे। आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल नॉट अलाउ इट। आई से आई विल नेम यू। आई विल नेम यू। आई विल नॉट अलाउ यू। आई विल नॉट अलाउ यू। आई विल नॉट गिव दिस प्रिविलेज टू यू। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत समस्या, त्रुटि, गलतियों, चूक हो जाने के कारण अतिरिक्त बीमा दावों के सृजन के निस्तारण हेतु समिति गठित की गई है। ऐसे प्रकरणों को कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 17/9/2020, 5/2/2021, 6/4/2021, 19/5/2021 एवं 3/8/2021 को पत्र लिखे गए एवं SLBC द्वारा दिनांक 3/3/21/2021 एवं 15/6/2021 को कृषि से संबंधित योजनाओं की उप समिति की आयोजित बैठक में भी विभाग द्वारा प्रकरण रखा गया। उपरोक्त पत्राचार की प्रतियां परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, परंतु SLBC द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान की टिप्पणी सहित ठोस प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति से नागौर जिले के लिए खरीफ 2019 में 136 तथा खरीफ 2020 में 142 प्रकरण बाबत दिनांक 8/9/2021 को सूचित किया गया। इस प्रकार कुल 278 प्रकरण लंबित हैं, जिसकी विस्तृत सूचना राज्य स्तरीय बैंकर समिति से अपेक्षित है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उनका परीक्षण कर प्रस्ताव राज्य सरकार की टिप्पणी सहित भारत सरकार को समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखे जाएंगे। खंड 2, चूंकि प्रकरण विभाग में निर्धारित प्रपत्र में एवं अभिशंसा सहित राज्य स्तरीय बैंकर समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः विभागीय स्तर पर किसी का दोष नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर जो विभाग की तरफ से दिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि क्या पोर्टल पर जो गलत प्रविष्टियों का जो अंकन हो गया उसमें संशोधन का राज्य स्तर पर कोई प्रावधान है? क्या कोई उप समिति का गठन किया गया है? यदि किया गया तो इसकी बैठकें कब कब हुई और उस उप समिति ने क्या क्या सिफारिशें की? मेरा पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये, जब पोर्टल में राज्य स्तर पर आपने जवाब दिया कि पोर्टल पर कोई संशोधन राज्य स्तर पर कर ही नहीं सकते, तो ये 17/6/2021 को आयुक्त कृषि ने मुझे एक पत्र, मेरे जो पत्र लिखा था उसके प्रत्युत्तर में लिखा गया कि अधिसूचित फसलों के लिए 7 दिवस में बीमा क्लेम संबंधित कृषकों के खाते में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश दिया इन्होंने। तो जब हम इसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते
तो अभी कल ही संगोष्ठी इतनी बड़ी हुई जन आकांक्षा, तो जन आकांक्षा यही बढ़ गई, ये अखबार में छप गया और लोग मेरे घर पे आके बैठ गए कि इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो। तो अपने इसके अंदर जो भी हमारे जो लीगल इश्यू क्या है उसके अंदर ठोस हम क्या इसके अंदर कर सकते हैं। और तीसरा